तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया की। तो जो वर्ल्ड वॉर था उसका पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दी फैक्टर्स जो कि मॉडर्न नेशनलिज्म की ग्रोथ की तरफ हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। सो फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, पहला जो है जो वर्ल्ड वो इवेंट्स हुए थे उसका इम्पैक्ट पड़ा था। नेशनलिज्म मतलब एक देश के लिए एक देशभक्ति प्रति, जिसको हम क्या बोलते हैं नेशनलिज्म। यार देश एक हमारा देश है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नेशनलिज्म बोल रहे हैं। तो ये जो है ना नेशनलिज्म क्यों स्टार्ट हुआ, मॉडर्न नेशनलिज्म हमारे देश के लोगों के बीच में, तो जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड इवेंट उसकी बात करते हैं। लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बढ़ा, सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियल्स हैं वो स्प्रेड हुए। जो राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट्स हैं जो कि हमने देखा ग्रीस में, इटली में, साउथ अमेरिका के अंदर, आइसलैंड में, है ना, इसने इंडियन नेशनलिस्ट को इंस्पायर किया कि हम भी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं अपने देश के लिए। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हमको जो देखने को मिला, है ना, ब्रिटिश रूल ने एक पॉलिटिकल यूनिटी क्रिएट किया यार अक्रॉस इंडिया, है ना। पोस्ट जो रेलवेज हैं, जो टेलीग्राफ है, इन्होंने डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट किया जिससे नेशनल कॉन्शियसनेस एक प्रकार से डेवलप हुआ। इकोनॉमिक लिंकेज, जो फेलियर ऑफ क्रॉप था हर जगह, है ना, जो रीजन्स जो अफेक्टेड थे एक दूसरे से जुड़े, है ना, फेलियर ऑफ क्रॉप्स इन वन रीजन अफेक्ट अदर, तो सब एक तरह से जुड़े हुए थे सब इकोनॉमिकली। कॉलोनियल पॉलिसीज़ एंड जो रिएक्शन टू द ब्रिटिश रूल है उसकी वजह से भी एक तरह से नेशनलिज्म का भावना लोगों के बीच में जागा, देशभक्ति का भावना जो लोगों के बीच में जागा। बिकॉज ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, जैसे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी ने जो कहा, डिस्ट्रक्शन जो हैंडीक्राफ्ट का, इन्होंने हैंडीक्राफ्ट से डिस्ट्रक्ट कर दिया यार, है ना। और जो इनका जो रिएक्शनरी पॉलिसीज है लाइक रेशियल एलोगेंस, आर्म्स एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल्स, है ना। आर्म्स एक्ट 1878 में आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी सेम साल आया। आर्म्स एक्ट जो है वो आर्म्स रखने से मना करता था। प्रेस एक्ट जो है उधर से प्रेस आप बोल नहीं सकते, है ना। इल्बर्ट बिल जो है वो हमारे पास जो अमेरिकन लोग हैं उनको इंडियन जजेस यहाँ पे गुनहगार नहीं बना सकते। ये सब हम देखेंगे डिटेल में, बट हाँ ये सब चीज़ें बात करती है। तो ये सब जो है एक तरह से लोगों के बीच में आक्रोश पैदा किया, एक तरह से देश के लिए लड़ने की भावना, एकजुट होकर लड़ने की भावना, बिकॉज सबका कॉमन कंसर्न था यार, वो जगाया। वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन की बात करते हैं। जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने स्प्रेड किया मॉडर्न आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड रैशनलिज्म को, है ना। जो इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न थिंकर्स के द्वारा, हमको वेस्टर्न थिंकर्स से जो इन्फ्लुएंस हुए लोग लाइक रोसो की बात करते हैं, वॉल्टेयर की बात करते हैं, मिल की, पैनी की, ये सब से लोग इंस्पायर्ड हुए। मिडिल जो क्लास था, है ना, इंडियन मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, ये एक तरह से एमर्ज हुआ जिसने की रोल प्ले किया। लाइक जो डॉक्टर्स थे, जो लॉयर्स थे, जो है ना बिजनेसमैन थे, उन्होंने एक तरह से लोगों को एकजुट किया। जो रेशियल एलोगेंस एंड जो ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन था, बिकॉज इंडियन फेस व्हाट रेशियल, है ना, ये सुपीरियरिटी मिथ जो था, है ना, वो जो अमेरिकन जो ब्रिटिश जो सोचते थे कि भाई दे आर रेशियली सुपीरियर, वो मिथ ये फेस करते थे, जिसकी वजह से उनको जॉब्स में यहाँ पे हिस्सा नहीं लिया जाता था। जॉब्स में इनको अपना जॉब्स नहीं करने दिया जाता था टॉप जॉब्स के अंदर। तो ये सब फेस करते थे इंडियंस यार। लाइक जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है इस तरह से, ये यूरोपियन रेसिस्टेंस एंड इंडियन इक्वलिटी को एक तरह से इसने बता दिया कि भाई तुम हमारे लिए क्या कर लोगे यार, है ना। तुम अपने हम तो इंडियन जज अमेरिका जो ब्रिटिश जो गुनाह किया है, जो उनको कानून सजा भी नहीं सुना पा रहे हैं, ये सोचो। तो रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर की बात करें, जो इंडियन ओन न्यूज़पेपर हैं एंड जर्नल्स हैं जो क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, उसने एक तरह से नेशनल आइडियल्स यहाँ पे बढ़ावा दिया, स्प्रेड किया। लाइक द हिंदू की बात करें, केसरी की बात करें, अमृता बाजार पत्रिका, ये सब डिटेल में हम प्रेस वाला जो टॉपिक है उसमें देखेंगे। जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है जिसका यहाँ पे राइज देखने को मिला, जो एजुकेटेड अर्बन इंडियंस थे वो एक तरह से इमर्ज होके आए लीडर्स के तौर पे नेशनल मूवमेंट का। एंड जो पर्सिवल स्पीयर था उनको उन्होंने बोला डायनेमिक माइनॉरिटी के तौर पे इंडिया को शेप किया, इंडिया के फ्यूचर को शेप किया यार, ठीक है। डायनेमिक माइनॉरिटी बोला दिस इंटेलिजेंसिया, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया इज, है ना। एंड रिडिस्कवरी जो इंडियन ग्लोरियस पास था, लाइक आरजी भंडारकर, है ना, स्वामी विवेकानंद ने हाईलाइट किया कि देखो भाई हम जो है एक तरह से इन्फीरियर नहीं है, हम तो इनसे भी सुपीरियर हैं। इंडियन जो रिच हेरिटेज है उसको समझाया। जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे लाइक मैक्स मूलर की बात करें, उन्होंने इंडो आरियंस के साथ यूरोपियन रेस हमसे ये आए हैं, ये बताया कि भाई इंडियन जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया और जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था उसको बढ़ावा दिया। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो आए लाइक ब्रह्मो समाज ऑफ राजा राम मोहन राय, है ना, आर्य समाज ऑफ दयानंद सरस्वती,
है ना। अपना रामकृष्ण मिशन जो कि किसने, स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था। ये सब ने एक तरह से है ना नेशनलिज्म की तरफ बढ़ावा दिया, चैलेंज के जो सोशल लेवल्स थे, यूनाइट किया पीपल्स को यार। ज्योतिबा फुले का जो सत्यशोधक समाज है, पेरियार, ईवी रामास्वामी नाइकर जिन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, नारायण गुरु जिन्होंने एक तरह से जो नारायण गुरु थे इन्होंने केरला के अंदर क्या स्टार्ट किया, जो ये राविकुरम मूवमेंट है, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो लोअर क्लास थे उनको एम्पावर किया यार, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस पे। यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं यार, बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशन बने। लाइक अगर हम बात करें बंगाल के अंदर, तो बंगाल में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना 1851 में, है ना। किसने बनाया, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसने बनाया, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को राधा कांत देव एंड देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया यार। देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, इन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया। और यही देवेंद्र नाथ टैगोर थे जिन्होंने क्या किया, तत्वबोधिनी सभा जो कि उपनिषदिक टीचिंग को प्रेरित करता है, उसकी स्थापना की भाई, तत्वबोधिनी सभा। एंड इंडियन लीग जो कि 1875 में आया, जो कि शिरीष कुमार घोष ने यहाँ पे स्थापना की इसकी। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं भाई बंगाल के अंदर। इंडियन लीग 1875 में आया, शिरीष कुमार घोष। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने यहाँ पे 1876 में, ठीक है। 51 के अंदर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधा कांत देव एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन लीग जो था वो शिरीष कुमार घोष ने यहाँ पे बनाया 1875 में। एंड इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। मद्रास के अंदर हम बात करें तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो था, है ना, ये तीनों जो बंगाल के हैं ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं भाई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बना भाई, जहाँ पे गाजलू नारासू चेट्टी जो थे इन्होंने इसके फाउंडर थे। मद्रास महाजन सभा जो कि 1884 जस्ट बिफोर दी आईएनसी, है ना, विराघाचारी ने यहाँ पे, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चरलू ने यहाँ पे इनको बनाया। बॉम्बे के अंदर बात करें तो बॉम्बे एसोसिएशन जो कि 1852 में बना, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये दोनों 1852 में बने भाई, है ना। जगन्नाथ शंकर सेठ ने इसको यहाँ पे बनाया। पूना सार्वजनिक सभा जो है वो एमजी रनाडे पूना सार्वजनिक सभा जो था वो 1867 में एमजी रनाडे ने यहाँ पे बनाया। एमजी रनाडे हमने एक और जगह दी थी भाई, बात की थी एमजी रनाडे की। जो प्रार्थना समाज है जिसको एमजी रनाडे, प्रार्थना समाज एमजी रनाडे ने और आत्माराम पांडुरंगा ने मिल के यहाँ पे बॉम्बे में बनाया था यार, प्रार्थना समाज। ओके, ये भी याद रखना है अपने को, दोनों चीज चलते जाना है। एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये हमारे पास है ना, किसके साथ 1885 में जब आईएनसी बना तभी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को बनाया गया, है ना, बदरुद्दीन त्याबजी, केटी तेलांग एंड फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ठीक है, इसमें से ये जो इंडियन एसोसिएशन है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, किसको, राधा कांत देव एंड देवेंद्र नाथ टैगोर, ये याद रखना। देवेंद्र नाथ टैगोर इज ऑल्सो रिलेटेड टू तत्वबोधिनी सभा विच टॉक्स अबाउट उपनिषदिक टीचिंग। इंडियन लीग को शिरीष कुमार घोष ने बनाया था। एंड इंडियन नेशनल एसोसिएशन को सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने, ये तीन इंपॉर्टेंट है। एंड पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे ने यहाँ पे और किस चीज़ की प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, आत्माराम पांडुरंग के साथ। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो बैकग्राउंड एंड फॉर्मेशन की बात करें तो एक सॉलिड ग्राउंड वर्क जो था वो 1870s और 1880s में जो ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज हमने देखा भाई, है ना, लाइक दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, है ना, ये सब लोगों ने ना, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन, जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो कि राधा कांत देव एंड देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापना की थी। इंडियन लीग की सीरीज, है ना, शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। ये सब लोगों ने ग्राउंड वर्क बनाया फॉर दी आईएनसी। एंड जो एओ ह्यूम थे, जो रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे यहाँ पे, इन्होंने एक तरह से इनिशिएटिव लिया टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस यार।
एंड ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1883 एंड 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस देखने को मिला। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस जो थे इन्होंने इसको हेड किया। एंड ये एक तरह से इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था जो कि यहाँ पे प्रिकर्सर था भाई फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट सेशन की बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 1885 में बॉम्बे के अंदर देखने को मिला, गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर, जहाँ पे 72 डेलीगेट्स यहाँ पे मिले। ये पहला जो कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ पे हुआ था, गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पहले जो कॉन्फ्रेंस जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो पहला मीटिंग हुआ था उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो उमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद यहाँ पे एनुअल सेशन हुआ यार दुनिया मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में। जो आईएनसी बना उसका क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, तो एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट क्रिएट करना ये इसका ऑब्जेक्टिव था। टू पॉलिटिसाइज एंड एजुकेट इंडियंस ऑन द नेशनल इशूज़ यार, है ना, जागरूक करना लोगों को। ऑल्सो एक तरह से एक सेंट्रल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, यूनाइट करना नेशनलिस्ट वर्कर को फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, एक एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी डेवलप करना, है ना, कॉमन इकोनॉमिक एंड पोटेंशियल जो पॉलिटिकल डिमांड्स है उसको सामने रखना प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने, एक नेशनल यूनिटी का कॉन्सेप्ट एक तरह से अक्रॉस रीजन यहाँ पे फोस्टर करना, कास्ट एंड प्रोविंस के लेवल पे डिफरेंट रीजन्स में कास्ट में नेशनल यूनिटी एक तरह से देश को एक रखने का जो चाह है वो डेवलप करने की बात की गई। ऑल्सो नेशनलिस्ट जो मतलब इंडियन नेशन हुड या फिर सेल्फ गवर्नमेंट जो एक्सप्रेशन है कि हम अपने देश को खुद राज करेंगे उसकी भावना पैदा करना यहाँ पे आईएनसी का एक ऑब्जेक्टिव था। की लीडर्स की बात करें तो अर्ली प्रेसिडेंट हमने देखा भाई वो उमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था 72 डेलीगेट्स के साथ। देखो कभी कभी ये जो 72 डेलीगेट्स 75 क्वेश्चन पूछ लिया आता है बट 72 डेलीगेट्स थे भाई। अर्ली प्रेसिडेंट से हमने बात की भाई दादा भाई नारोजी जो थे वो 3 बार प्रेसिडेंट थे यार। बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले ये अर्ली प्रेसिडेंट्स थे, शुरुआती समय में ये प्रेसिडेंट्स थे। इसके बाद प्रोमिनेंट लीडर्स में हम बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं, महादेव गोविंद रनाडे की बात करते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालचारी एंड कादम्बिनी गांगुली की बात करें, कादम्बिनी गांगुली जो कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी भाई इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, कादम्बिनी गांगुली। तो ये भी याद रखना हुआ द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन दी आईएनसी दैट इज कादम्बिनी गांगुली जो कि 1890 के यहाँ पे देखने को मिली यार। ओके एंड इन्होंने एक तरह से सिंबलाइज किया वुमेन पार्टिसिपेशन भी एक तरह से किया हो सकता है इन फ्रीडम स्ट्रगल। एंड ये क्या आईएनसी एक सेफ्टी वॉल्व है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी हमको देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश जो बोलते थे ना लाइक लॉर्ड ह्यूम है ना, ह्यूम एंड डफरिन जो थे वो क्या बोलते थे, देखो भाई आईएनसी एक सेफ्टी वॉल्व की तरह से यहाँ पे बनाया गया था टू प्रिवेंट अनदर रिवोल्ट यार। एक्सट्रीमिस्ट जो थे लाइक लाला लाजपत राय एंड आरपी दत्त उन्होंने एक तरह से आईएनसी को ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी माना, एक ब्रिटिश साजिश है ये। मॉडरेट क्या थे, मॉडरेट जो बिपिन चंद्रा जो है इन्होंने आईएनसी वॉज ए जेन्युइन नेशनलिस्ट बॉडी ऐसा माना भाई मॉडरेट्स ने, है ना, यूजिंग ह्यूम एज अ लाइटनिंग कंडक्टर टू ऑर्गेनाइज नेशनलिस्ट अंडर दी लीगल फ्रेमवर्क। तो लाइटनिंग कंडक्टर मानते थे आईएनसी को, मतलब जो ये ह्यूम है जो कि आईएनसी एक लाइटनिंग कैरेक्टर के तौर पे इन्होंने ये आईएनसी बनाने में हेल्प किया। ओके ओके तो इंडियन मॉडरेट्स जो थे उसको एक लाइटनिंग कंडक्टर ह्यूम को मानते थे, ब्रिटिश जो थे एक सेफ्टी वॉल मानते थे, एक्सट्रीमिस्ट जो है इसको ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी मानते थे। एरा ऑफ मॉडरेट्स की बात करें 1885 जब से आईएनसी बना है से 1905 तक एरा ऑफ मॉडरेट्स कहते थे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे लाइक दादा भाई नारोजी जो कि 3 टाइम्स यहाँ पे आईएनसी के मेंबर बने हैं यार, मतलब आईएनसी के प्रेसिडेंट बने हैं, फिरोज शाह मेहता, डी वछा, डब्ल्यू सी बनर्जी
सत्येंद्र नाथ बनर्जी जो थे फर्स्ट आईएनसी सेशन के यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। बिलीव टू बी लिबरलिज्म इन मॉडरेट पॉलिटिक्स, ठीक है, बिलीव इन लिबरलिज्म एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स पे ये भरोसा रखते थे, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर काम करने की बात करते थे यार, डायरेक्ट कन्फ्रैक्शन नहीं करना है ब्रिटिश के साथ, बिकॉज बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से क्रश कर दिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट लीडर की बात की। एंड जो मॉडरेट का जो अप्रोच था वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, है ना, संवैधानिक तरीके से लड़ना, लाइक प्रेयर्स, पिटिशन, रेजोल्यूशंस, मीटिंग करके, है ना, अपनी बातों को सामने रखना, ये इनका एम था। एंड ये मानते थे जो मॉडरेट्स थे कि ब्रिटिश जो थे दे वे जस्ट अनअवेयर ऑफ इंडियन कंडीशन, हमारी बातों के बारे में, हमारे हालातों के बारे में उनको पता नहीं, हम उसको जब अवेयर कराएंगे तो वो समझेंगे हमारी बातों को। एंड यहाँ पे 2 प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी अपनाते थे, लाइक क्रिएट पब्लिक ओपिनियन एंड यूनिफाई पीपल, है ना। ये सोचते थे कि पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे एंड परसुएट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एंड ब्रिटिश पब्लिक फॉर रिफॉर्म यार, ठीक है, वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में हम हिस्सा करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप रिफॉर्म्स लाओ। एंड जो ब्रिटिश कमिटी था ऑफ आईएनसी इन लंदन वो 1899 बनाया गया, है ना, ब्रिटिश कमिटी ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एंड इंडियन जर्नल्स पब्लिश हुए वहाँ पे। एडवोकेटेड ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन रादर देन डायरेक्ट चैलेंज, यार धीरे धीरे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, धीरे डायरेक्ट चैलेंज नहीं करेंगे टू ब्रिटिश रूल, बिकॉज कष्ट कर दिया जाएगा हमको। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स की बात करें तो इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, यार इन्होंने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हमारे पास किसने लिखा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी हमको राधा भाई नौरोजी ने दिया था। आरसी दत्त जो थे इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। दिनसॉ वाछा जो थे उन्होंने एक तरह से इकोनॉमिकली क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अपोज किया थ्रू बट ब्रिटिश पॉलिसीज़ को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया, है ना। एंड टर्निंग इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स के तौर पे एक तरह से इस्तेमाल किया जाता था, ब्रिटिश इंडिया को इस्तेमाल करती थी इस प्रकार से भाई, है ना। एंड जो डिमांडेड इन्होंने बोला मॉडरेट्स ने कि हमको लैंड रिवेन्यू के अंदर रिडक्शन चाहिए, सॉल्ट टैक्स में रिडक्शन चाहिए, बेटर वर्किंग कंडीशन चाहिए जो हमारे पार्टेशन लेबरर्स हैं उनके लिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करो यार, ना, टैरिफ प्रोटेक्शन होना चाहिए भाई इंडियन इंडस्ट्रीज़ का। और जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है, इकोनॉमिक क्रिटिसाइज़ किया, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यहाँ पे इसके क्रिटिसाइज़ करने के बाद जो लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस जो क्रिएट किया उसमें हम क्या बात करते हैं, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861 का, उसको एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया और बोला कि इम्पोर्टेंट है ये। एक्सपांसन रिफॉर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात की। पहला जो बजट के ऊपर जो कंट्रोल नहीं था यार उसको भी यहाँ पे इन्होंने बोला कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, आप हमको बजट में हिस्सा नहीं, बजट में डिस्कस करने का मौका नहीं दे रहे, वोट करने का मौका नहीं दे रहे, हम क्यों टैक्स दें भाई। सेल्फ गवर्नमेंट की बात की ना, जो कि डिमांड किसने रखा, नारोजी, दादा भाई नारोजी ने, गोखले ने, तिलक ने, 1906 तक इन्होंने डिमांड किया, सेल्फ गवर्नमेंट की बात की। जो काउंसिल्स थे उसको इस्तेमाल किया इंडियन नेशनल काउंसिल्स का, कांग्रेस के अंदर जो काउंसिल्स थे वहाँ पे यूज़ किया कि टू एक्सपोज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मोबिलाइज नेशनल ओपिनियन, या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहाँ पे यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया कि इसकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है जो कि इंडियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं उनको एक्सपोज करें। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विस की, यार देखो हाई ब्रिटिश सैलरीज एंड इकोनॉमिक ड्रेन जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, है ना। एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखो भाई, जो आज हम देखते हैं हमारे पास इंडिया के अंदर है अंदर आर्टिकल 50। क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़ की बात की, जो फॉरेन पॉलिसीज है, लाइक आप बर्मा एनेक्सेशन कर लिए, अफगान में लड़ाई लड़ रहे हो बिना मतलब का जितनी पा रहे हो और खर्चा कर रहे हो, है ना। इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, वेलफेयर, ये सब करो यार, ऐसा बोला इन्होंने, है ना। बेटर ट्रीटमेंट होना चाहिए इंडियन लेबर्स अब्रॉड, ये सब यहाँ पे इनका एक ये सब रिफॉर्म्स किए इन्होंने डिमांड रखा। सिविल राइट्स एंड प्रेस फ्रीडम्स की बात की इन्होंने, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लड़ाई लड़ी यार, प्रेस एंड एसोसिएशन की लड़ाई लड़ी, है ना। जो रिप्रेसिव जो लॉज थे, है ना, जिसके खिलाफ इनको अरेस्ट कर दिया गया था, रिप्रेसिव लॉज एंड अरेस्ट का जो सिलसिला था वो देखने को मिला, लाइक तिलक एंड नाटू ब्रदर्स को 1987 में यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था यार, अगेंस्ट दी रिप्रेसिव लॉस एंड अरेस्ट हमको देखने को मिला, बिकॉज ये कुछ अजीब अजीब छापते थे, अजीब अजीब नहीं मतलब देश के लिए छापते थे, तो इनको वो लगा, बुरा लगा, इसीलिए अरेस्ट कर लिया था।
इवेल्युएशन ऑफ मॉडरेट्स की बात करें, सो मॉडरेट्स ने एक तरह से एक नेशनल अवॉकनिंग पैदा की, भाई देशभक्ति जागरूक की, एक तरह से आप बोल सकते हो। यूनिटी इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रगल लाया। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ पे दुनिया के सामने रखा, जो मॉरल जस्टिफिकेशन जो दिया जाता था भाई ब्रिटिश के द्वारा, उसको यहाँ पे समझाया। है ना, एक्सप्लोरेशन की, कॉलोनियल जो एक्सप्लोरेशन है उसको एक तरह से एक्सपोज किया। एंड जो मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज़ थे लाइक डेमोक्रेसी, सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल राइट्स, इसको पॉपुलराइज किया। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया फॉर मास स्ट्रगल, जो कि नेक्स्ट फेज में हमको देखने को मिला। बट ये सब फ़ायदे थे, ये सब अच्छी चीज़ें थी मॉडरेट के, बट इनका मास सपोर्ट नहीं मिला यार, है ना। एलिट पार्टिसिपेशन देखने को मिला बस यहाँ पे। कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश गुडविल, ब्रिटिश अच्छा चाहे तो होगा अच्छा, नहीं तो नहीं होगा अच्छा, ये सब चीज़ को भरोसा, ये सब चीज़ पे डिपेंडेंट है इनका फेट। एंड ऑल्सो दे डिड नॉट डिमांड यूनिवर्सल सफरेज, मतलब वुमेन एंड लोअर क्लासेस को यहाँ पे अभी भी एक्सक्लूड किया गया, है ना, वोट देने से। तो यूनिवर्सल सफरेज के डिमांड नहीं रखते थे मॉडरेट्स जो है वो। ब्रिटिश रेस्पॉन्स एंड डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। ब्रिटिश ने कैसे रिस्पॉन्स किया, एक तरह से ये आईएनसी के लिए होस्टाइल थे, मॉडरेट स्टांस रखते थे फिर भी, है ना। कांग्रेस लीडर को एक तरह से देशद्रोही बोलते थे, सिडेशियस ब्राह्मण्स, ठीक है ना, देशद्रोही ब्राह्मण बोलते थे। एंड डिसलॉयल बसूस डफरिन, जो कि सबसे ज़्यादा डफर था, अच्छा आदमी थे भाई, ठीक है, उसने तो एक तरह से डिसलॉयल बसूस बोला इसको, मतलब डिसलॉयल बाबूस बोला। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, कभी कभी ये सर सैयद अहमद खान को सपोर्ट करते थे, है ना। एंड यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन यार, है ना, इनकरेज करते थे हिंदू मुस्लिम डिवाइड को, है ना। इंडियन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में खूब पैदा कर दी इन्होंने। सो ये हमारे पास रहा अबाउट दी एरा ऑफ मॉडरेट्स 1885 से लेकर 1905 तक। नेक्स्ट हम बात करें एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म की। ये जो एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म है वो हमको 1905 से 1909 तक देखने को मिला। मिलिटेंट नेशनलिज्म मतलब क्या भाई, थोड़ा सा यहाँ पे बंदूकों का इस्तेमाल हुआ, थोड़ा सा गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ फॉर द नेशनल स्ट्रगल थोड़ा सा। तो ये 1905 से 1909 तक हमने देखा। तो ये मिलिटेंट नेशनलिज्म, लोग बंदूक की तरफ, हथियार की तरफ क्यों बढ़ गया, ग्रोथ का कारण क्या था, फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ इज इकोनॉमिक मिसरीज, जो कि फेमाइन हमको 1896 से 19 के बीच में देखने को मिला, जिसने 90 लाख पीपल, सोचो भाई, ये मरे। और हमारे पास जो ग्रेट फेमाइन है 1870 का, तो हमने देखा ही भाई, जहाँ पे अराउंड 3 करोड़ लोग मरे थे। ठीक है, मतलब 1 करोड़ लोग मरे थे, सो 3 करोड़ वहाँ पॉपुलेशन था हमारा, तो 1/3 पॉपुलेशन ऐसे गायब हो गया उस समय। सो जो रिप्रेसिव लॉस थे लाइक दी इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे फेल कर गया। तिलक एंड नाथू ब्रदर्स को अरेस्ट कर दिया गया सेडेशन लॉ के बेसिस पे। एंड जो आईपीसी सेक्शन 124A एंड 156A है वो और ज़्यादा मजबूत किया गया, किसी को भी स्ट्राइक किया जा सकता है बिना सुनवाई के। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो था वो फ्रीडम के प्रेस को यहाँ पे कर्व करता था। 1904 में जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट जिन्होंने इंक्रीज़ कर दिया गवर्नमेंट कंट्रोल को यूनिवर्सिटीज़, ये सब चीज़ की वजह से जो लोगों के बीच में आक्रोश थे, ये सब रिप्रेसिव लॉस थे यार, है ना। तो ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करें तो तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल ने प्रमोट किया सेल्फ रिलायंस को, है ना। मासेस हैड टू इन्वॉल्व फॉर सेक्रीफाइस एंड रेजिस्टेंस यार, ये इन्होंने बोला। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उसने अवेयरनेस क्रिएट किया अमॉन्ग द मासेस। एंड राइज इन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, पढ़े लिखे अनपढ़ जो बन रहे हैं उसकी वजह से डिसकंटेंट देखने को मिला, बिकॉज नौकरियां नहीं मिल रही है भाई, पढ़ लिख के सिर्फ बैठ जा रहे हैं, है ना। इंटरनेशनल भी इन्फ्लुएंस रहा हमारे पास मिलिटेंट नेशनलिज्म का, लाइक जापान के अंदर जो राइज देखने को मिला हमको 1868 से 1905 में, उसने एशियन प्रोग्रेस का पॉसिबिलिटी बताया कि देखो भाई, जो बोलते हैं यूरोपियन की हम सबसे ऊपर है पावर, जापान ने दिखा दिया कि तुम किसी से ऊपर नहीं हो, हम तुमसे ऊपर हैं। जो यूरोपियन पावर जो हारने लगे, लाइक इथियोपिया ने इटली को हरा दिया, बोर वॉर में हरा दिया गया यूरोप्स को। जापान एंड रशिया में देखो भाई, हमारे पास जापान ने हरा दिया रशिया को 1905 में। सो जो आयरीज, रशियन, इजिप्शियन एंड टर्किश मूवमेंट से, ये सब चीज़ से यहाँ पे ये इंस्पायर्ड थे, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म थे इसके अंदर।
ऑल्सो वेस्टर्नाइजेशन के एक तरह से रिएक्शन के तौर पे यहाँ पे मिलिटेंट नेशनलिज्म देखने को मिला, लाइक जो स्वामी विवेकानंद थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने एक तरह से इंडिया पास्ट को ग्लोरीफाई किया। एंड जो दयानंद का जो स्लोगन था इंडिया फॉर द इंडियंस, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछा जाता है इंडिया फॉर द इंडिया, इंडिया फॉर द इंडियंस किसका स्लोगन है? दयानंद सरस्वती का। एंड जो पॉलिसीज थे कर्जन के, जो वाइस रॉय थे यहाँ पे 1905 जब पार्टीशन हुआ सूरत का, तो सूरत बोलता हूँ बंगाल का, तो उस समय कर्जन थे, तो इन्होंने एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट लाया भाई, बहुत सारे इंडियंस के, इसीलिए लोग नाराज थे इनसे। एंड पॉलिटिकल राइट्स को कर्व करते थे, लाइक जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है ना, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट है, ये सब चीज़ जो है लोगों के बीच में, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बोलता है कि हम कुछ भी यहाँ पे ऑफिस के अंदर कर सकते हैं, आपको नहीं बताएंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल ने यहाँ पे एजुकेशन को इंटेंसीफाई कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में जो गवर्नमेंट था उसने कंट्रोल को बढ़ा दिया यूनिवर्सिटीज़ में यार। एंड डिससेटिस्फैक्शन था मॉडरेट्स के अंदर, है ना, बिकॉज मॉडरेट जो थे वो एक तरह से, जो मॉडरेट्स के बाद हमारे पास जो रेडिकल्स एक तरह से जो हमारे पास है ना लोग आए, उन्होंने बोला कि देखो भाई जो मॉडरेट्स का 3P वाला जो कॉन्सेप्ट है, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट, ये काम नहीं करेगा। एंड कॉल्ड मॉडरेट्स को क्या बोला भाई, जो यहाँ पे जो मिलिटेंट नेशनलिज्म वाला जो फेज था उसमें मिलिटेंट जो थे, उन्होंने बोला कि देखो भाई ये पॉलिटिकल मैंडिकेंट्स हैं, ये ट्रेन लीडरशिप एंड मास मोबिलाइजेशन देखने को मिला। मतलब जो लाल बाल पाल का जो मौका था वो यही था भाई, बिपिन चंद्र पाल एंड तिलक, है ना, यहाँ पे लीडरशिप लिया इस मिलिटेंट नेशनलिज्म के समय 1905 से 1999 तक। अरविंदो घोष ने एक तरह से गाइडेड द मूवमेंट, एंड जो स्वदेशी मूवमेंट था 1905 से 1911 तक, इट बिकम अ मास एजिटेशन यार। एंड ये मिलिटेंट नेशनलिज्म में जो लीडर्स थे उनके इमरजेंस की बात करें तो की लीडर्स में बंगाल के अंदर राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये सब की लीडर्स थे यहाँ पे बंगाल में। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक एंड विष्णु शास्त्री चांपुलकर। पंजाब में लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या था, जो फॉरेन रूल है उससे बहुत ज़्यादा नाराज थे ये, है ना। सेल्फ रूल का इनका गोल था, स्वराज हमारे पास है, सेल्फ, हम अपने देश को खुद राज करेंगे, ये इनका रूल था, ये इनका गोल था। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन करेंगे, कोई हम लोग प्रेयर, पिटिशन एंड ये देखो भाई प्रोटेस्ट की कोशिश नहीं करेंगे, सीधा लड़ेंगे हम। मासेस शुड चैलेंज ब्रिटिश रूल यार, है ना। पर्सनल सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है ट्रू नेशनलिज्म के लिए, खुद की जान देनी बहुत ज़रूरी है ट्रू नेशनलिज्म के लिए, ये बोला गया, है ना। हमारे पास मिलिटेंट नेशनलिज्म वाले फेज में 1905 से 1909 तक लाल बाल पाल का फेज थी। नेक्स्ट हम बात करें स्वदेशी एंड दी बाइकॉट मूवमेंट की, जो कि हमको 1905 से लेकर 1911 तक देखने को मिला। पहले तो बात करें भाई ये स्वदेशी फिर जो बाइकॉट मूवमेंट है इसका कज क्या था भाई। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है 1905 में जो हुआ था, जिसको अनाउंस किया गया दिसंबर 1903 में एंड इम्प्लीमेंट किया गया था अक्टूबर 1905 में, उसके वजह से यहाँ पे स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट देखने को मिला। क्या रीज़न बोला गया था, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम कर रहे हैं बोल के, बट ये कम्युनल जो था हिंदू मुस्लिम को तोड़ने के लिए एक तरह से ये बनाया गया था। रियल मोटिव क्या था कि जो बंगाल नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको कमज़ोर बनाना है, डिवाइड करना है बंगालीज लिंग्विस्टिकली, लाइक दी ओडिया स्पीकर्स इन द वेस्ट बंगाल एंड इन दी, डिवाइड करना बंगालीज को रिलीजियसली, लाइक हिंदू इन द वेस्ट एंड मुस्लिम इन द ईस्ट, है ना। एफिजमेंट ऑफ मुस्लिम, ढाका एज अ कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल बना दिया, तो उनकी बात को मान के उनको अच्छा खुश कर दिया भाई। तो कांग्रेस एंड स्वदेशी की बात करें तो 1905 में जो बनारस सेशन हुआ था ना, गोखले जिसके प्रेसिडेंट थे, कंडेम द पार्टीशन यार। इंपॉर्टेंट सेशन के प्रेसिडेंट याद होने चाहिए। गोखले ने बोला कि भाई पार्टीशन नहीं होना चाहिए। 1906 में जो कलकत्ता हुआ था जिसके हेड कौन थे, दादा भाई नौरोजी, जिसके प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने बोला कि स्वराज हमारा गोल है। एंड 1907 में जो सूरत स्प्लिट था, जहाँ पे मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट हो गया, जिसकी वजह से मूवमेंट जो था वो एक से कमज़ोर हो गया भाई, है ना। एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स की बात करें, जो कि 1903 जब अनाउंस किया गया था, 1905 जब पार्टीशन हुआ तब तक दिखने को मिला। इसमें जो लीडर्स थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, के मित्रा एंड पृथ्वी विश्वचंद्र रॉय।
मेथड इन्होंने पब्लिक मीटिंग, पिटिशन, मेमोरेंडम, न्यूज़पेपर आर्टिकल लाइक हितावादी, संजीवनी, बंगाली के अंदर लिख लिख के यहाँ पे अपना बात रखा। एंड जुलाई 1905 में गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया इस पब्लिक अपोजिशन को, तो उसकी वजह से बाइकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ यार यहाँ पे कलकत्ता टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905। 1905 इज दी बनारस सेशन, गोखले हेड थे। एंड अक्टूबर 16 1905 में डे ऑफ मॉर्निंग वंदे मातरम को पहली बार यहाँ पे गाया गया। मास फास्टिंग देखने को मिला, सबने उपवास रखा था। रक्षाबंधन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर का आइडिया था ये। अमर सुनार बांग्ला बाय दी रविंद्रनाथ टैगोर, अमर सुनार बांग्ला को पहली बार ये जो था स्वदेशियन बाइकॉट मूवमेंट में यहाँ पे गाया गया, जो कि आज हमारे पास नेशनल एंथम है बांग्लादेश का। जो स्प्रेड ऑफ पूना, स्प्रेड हो गया ये जो स्वदेशी मूवमेंट जो पूना या तिलक है ना, इसको राजा लाजपत राय ने पंजाब में, अजीत सिंह ने पंजाब में स्प्रेड किया। दिल्ली में इसको सैयद हैदर रजा ने लेड किया। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई ने लेड किया, स्प्रेड किया। एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात करें 1905 के बाद यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट फेज देखने को मिला 1905 से 1909 तक, जहाँ पे लाल बाल पाल जो थे, अरविंदो घोष जो थे। एक तरह से रीज़न क्या था भाई, जो मॉडरेट लेड मूवमेंट वो फेल होने लगा, इसीलिए अब लड़ना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा, इनको समझ आ गया। गवर्नमेंट का रिप्रेशन देखने को मिला, लाइक बैन वंदे मातरम है ना, अरेस्ट किया, प्रेस सेंसरशिप जो किया, इसकी वजह से डायरेक्ट एक्शन की जरूरत पड़ी यार। की मेथड्स एंड इम्पैक्ट्स की बात करें तो किस चीज़ का इस्तेमाल ये करते थे स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट में? बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स यार, पब्लिकली बर्न करते थे फॉरेन क्लॉथ्स को है ना। जो मैनचेस्टर के जो क्लॉथ्स हैं उनको नहीं खरीदते थे, लिवरपूल के सॉल्ट को यहाँ पे नहीं खरीदते थे, बाइकॉट करते थे। फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे इन मैरिजेस, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा फॉर द बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स यार। लेबर अनरेस्ट एंड स्ट्राइक्स देखने को मिला, लाइक जो ईस्ट इंडियन रेलवे स्ट्राइक 1906 में ईस्ट इंडियन रेलवे ने स्ट्राइक कर दिया, जो जूट मिल स्ट्राइक था 1906 से 1908 तक, वो देखने को मिला। ट्यूटिकोरिन मिल स्ट्राइक है ना, तो लोगों ने यहाँ पे मना कर दिया काम करने से। ये सबको लेड कौन करते थे, जो अनरेस्ट या फिर स्ट्राइक्स हैं? अजीत सिंह, लाजपत राय पंजाब में, चिदम्बरम पिल्लाई तमिलनाडु में। कल्चरल इम्पैक्ट ये था हमारे पास स्वदेशी का कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो अमर सुनार बांग्ला है ना, एंड द्विजेंद्र लाल राय, सुब्रमण्यम भारती, ये सब ने सॉन्ग्स बनाए यार है ना। एंड जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने रिवाइवल किया ऑफ इंडियन आर्ट। साइंस में जीसी बोस की बात करते हैं, पीसी रॉय है ना, इन्होंने इंडियन साइंटिफिक रिसर्च को पायनियर किया। नेशनल एजुकेशन मूवमेंट हमको स्वदेशी के समय देखने को मिला, लाइक जो बंगाल नेशनल कॉलेज है, अरविंदो घोष को पहला प्रिंसिपल के तौर पे बंगाल नेशनल कॉलेज में बनाया गया। एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो कि कब आया 1906 में, रासबिहारी घोष इसके प्रेसिडेंट थे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के। एंड सतीश चंद्र मुखर्जी डाउन सोसाइटी एंड जो भगवत चतुष्पति थे वो यहाँ पे डाउन सोसाइटी के मेंबर्स थे। याद रखना भाई, बंगाल नेशनल कॉलेज के पहला बार जो प्रिंसिपल थे वो अरविंदो घोष थे। एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को रासबिहारी घोष एक तरह से प्रेसिडेंट थे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के। और कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करते थे स्वदेशी एंड बाइकॉट में? यार पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेसन करते थे, एक तरह से ये मेजर फॉर्म था मास मोबिलाइजेशन का है ना। क्रॉप्स ऑफ वॉलंटियर हमको देखने को मिला, समितिस देखने को मिलती, जो वॉलंटियर्स होते थे उनकी समितिस, इसको स्वदेश बंद समिति बोलते थे यार, जिसको यहाँ पे अश्विनी कुमार दत्ता बरिसाल यहाँ पे एक तरह से हेड करते थे। स्वदेशी संगम देखने को मिलता था, लाइक वी ओ चिदम्बरम पिल्लाई ने तमिलनाडु में स्वदेशी संगम बनाया, तो स्वदेशी संगम इज रिलेटेड टू वी चिदम्बरम पिल्लाई यार। इस तरह से टर्म दी के इस तरह से वॉलंटियर्स के बारे में, समिति के बारे में बात करके आपको उसका आदमी जो रिलेटेड है उससे पूछा जाएगा। ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स का मील्स का इस्तेमाल करते थे, लाइक गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल का तिलक ने इस्तेमाल किया फॉर मास मोबिलाइजेशन भाई। नाउ कि
किस एक्सटेंट तक यहाँ पे मास पार्टिसिपेशन हमको स्वदेशियन बाइकआउट में देखने को मिला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे, लाइक उन्होंने ब्रिटिश स्कूल को यहाँ पे बाइकआउट कर दिया, खुद अरेस्ट करा के एक्सपल्जन खुद निकल गए यहाँ से। वुमेन्स जो थे वो शॉप पिकेटिंग एक्टिव इन प्रोटेस्ट, यार ना जो शॉप थे उनको ये लूट लेते थे। मुस्लिम ने यहाँ पे एक तरह से डिवाइडेड रिस्पॉन्स था, सम जो थे सब मुस्लिम सपोर्टेड, अदर लेड बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका साइडेड विद ब्रिटिश। यार ढाका वाले जो लोग थे उनको उनकी मर्जी से पार्टीशन मिल गया, ढाका एक तरह से कैपिटल भी बन गया, तो वो तो खुश थे, तो इसलिए नवाब सलीमुल्लाह के समय जो थे वो सपोर्ट नहीं किए इसको। ओवरऑल लिमिटेड टू अर्बन एजुकेटेड क्लास, यार एक्सेप्ट बंगाल, बंगाल में एक मास मूवमेंट था, बट बाकी जगह यहाँ पे अर्बन एजुकेटेड क्लास में ही लिमिटेड था। इट लेड डाउनफॉल, है ना, ये इसको डाउन कर दिया गया, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ स्ट्रेटजीज इट लेड डाउन, एक तरह से इसने एक स्पेक्ट्रम ऑफ स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स बताए जो कि बाद में इस्तेमाल किए जा सकते हैं फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यार 1920s हमको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखने को मिला, तो इसके मेथड्स जो थे बाइकआउट एंड स्वदेशी इसी को इस्तेमाल किए गए। एंड रीजन फॉर द डिक्लाइन, 1908 में ये जो स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट है वो डिक्लाइन क्यों हो गया? बिकॉज गवर्नमेंट ने, है ना, रिप्रेशन देखने को मिला, सीवियर डिप्रेशन, यार लाइक कर्ब किया प्रेस को, डिपोर्टेशन भगा दिया उनको, लोगों को जो छोड़ दिया उनको, है ना, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज लीडरशिप लाइक अरबिंदो, बिपिन चंद्र पाल, इनको ये रिटायर हो गए, उसके बाद तिलक को अरेस्ट कर लिया गया। सूरत स्प्लिट हमको जो 1907 में देखने को 1907 में देखने को मिला, उसकी वजह से मूवमेंट जो था वो और भी वीकेंड हो गया, मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में जो डिवाइड हो गया उसके बाद से। मास सपोर्ट एक तरह से लिमिटेड था, बिकॉज पीजेंट्स एंड वर्कर्स को मोबिलाइज नहीं कर पाते, इनको मोबिलाइज किसने किया? पहली बार गांधी जी ने। कोई सस्टेन नॉन कॉपरेशन नहीं था, भाई चल ठीक है 1 साल 2 साल के लिए ब्रिटिश गुड्स को आप मना कर सकते हो, बट वो चीप थे, है ना, तो लोग तो बाद में उन्हीं को खरीदेंगे यार, ठीक है, तो इसकी वजह से डिक्लाइन हो गया। सिग्निफिकेंस क्या था मूवमेंट का, या फिर एंड ऑफ द मूवमेंट की बात करें, जो एमोल्यूमेंट ऑफ द पार्टीशन था, मतलब 1911 में फिर से जो पार्टीशन था उसको फिर से जोड़ दिया गया, है ना, बिहार एंड उड़ीसा को सेपरेट किया गया, असम को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया, दिल्ली को नया कैपिटल बना दिया, जिसकी वजह से मुस्लिम खुश थे। तो सिग्निफिकेंस क्या थे बाइकआउट एंड स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, जो कि 1905 से 1911 तक चला, है ना, ये स्वदेशी एंड बाइकआउट जो था उसका क्या सिग्निफिकेंस था? तो एक तरीके से फ़ायदा क्या था? पहला मास मूवमेंट देखने को मिला, जो कि स्टूडेंट्स, वुमेन, लेबर तक इन्वॉल्व था, ये सब इसमें इन्वॉल्व थे। एक ऑल इंडिया कैंपेन था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, गांधीयन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, लाइक बाइकआउट एंड नॉन कोऑपरेशन, पैसिव रेसिस्टेंस को पहली बार इस्तेमाल किया गया इनके आने से पहले ही। फ्यूचर स्ट्रगल से ये इंस्पायर्ड किया, लाइक जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920s हमको देखने को मिला, सिविल डिसोबीडियंस 1930s में जो देखने को मिला उनको इंस्पायर्ड किया यार। बट इसके कुछ बुरी चीज़ें भी थी, लाइक फेलियर देखने को मिला, मॉडरेट्स जो थे, है ना, वो फेल कर गए, तो उसके एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे आए, इनका राइज देखने को मिला, जिन्होंने स्वराज डिमांड किया, डायरेक्ट एक्शन टाइम लड़ेंगे अपने आज़ादी के लिए, ये इन्होंने यहाँ पे अपना एम रखा। यूज़ ऑफ रिलीजियस सिंबल जो था वो यहाँ पे एलिनेट किया, सब मुस्लिम्स ने इसको तरह से, है ना, डिवाइड किया, डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी और स्टूडेंट हो गया, मतलब कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे यार रिलीजियस सिंबल्स का कुछ मुस्लिम्स द्वारा, तो उसने कैसे इसको तोड़ दिया मूवमेंट को, तो ये इसके बुरी चीज़ें भी थी हमारे पास स्वदेशी एंड बाइकआउट की। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट दी सूरत स्प्लिट की, तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ यार, कारण क्या था, बैकग्राउंड एंड दी बिल्डअप क्यों हुआ सूरत स्प्लिट की बात करें तो डिफरेंसेस हमारे पास मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में स्वदेशी एंड बाइकआउट के समय हमको देखने को मिले यार। डिसएग्रीमेंट का पॉइंट क्या था यहाँ पे, जो मेथड ऑफ स्ट्रगल है, मॉडरेट्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स चाहते थे, बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो मास एजिटेशन एंड बाइकआउट ऑफ ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, है ना। कांग्रेस प्रेसिडेंसी की बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो सूरत सेशन है उसमें तिलक या फिर लाला लाजपत राय यहाँ पे क्या करें, प्रिसाइड करें, बट मॉडरेट्स ने रासबिहारी घोष को यहाँ पे प्रीफर किया। सेशन का लोकेशन की बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट ने नागपुर में सेशन रखने की बात की, बिकॉज इट फेवर्स तिलक, एंड मॉडरेट्स ने बोला कि सूरत में होना चाहिए टू एक्सक्लूड तिलक, ठीक है, लेकिन ये आखिर में सूरत में ही हुआ। इसके प्रेसिडेंट यहाँ पे रासबिहारी घोष ही हुए, मतलब मॉडरेट्स की बात मानी। सो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, है ना, सूरत स्प्लिट से वीकेंड दी नेशनल मूवमेंट यार,
सूरत सेशन की बात करें पहले तो दिसंबर 1907 सूरत सेशन हुआ था, जो कि सूरत में हुआ था, गुजरात के अंदर, इंस्टेड ऑफ नागपुर, जो कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे। एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स की बात करें तो नो कॉम्प्रोमाइज रीच यार, क्लैश इरप्ट हुआ, फिजिकल लड़ाई हाथापाई देखने को मिली, फिजिकल अल्टरकेशन, थ्रोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखने को मिला, कांग्रेस स्प्लिट हो गया। मॉडरेट्स में कौन कौन थे? गोखले, रास बिहारी घोष जो कि प्रिसाइड किए सूरत सेशन को, बनर्जी, इन्होंने डोमिनेट किया कांग्रेस को। एक्सट्रीमिस्ट में तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, इनको एक्सपेल कर दिया गया एंड ये एक्सट्रीमिस्ट पार्ट बनाए अब द कांग्रेस। कंसिक्वेंस क्या हुआ जिससे जब ये स्प्लिट हो गया तो नेशनल मूवमेंट वीकेन हो गया। ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया इस डिवीजन को। उनका हमेशा ही कॉन्सेप्ट है तोड़ो और रूल करो, लाइक पहले हिंदू मुस्लिम को, अब फिर यहाँ पे कांग्रेस को ही तोड़ दो। जो गवर्नमेंट रिप्रेशन है वो बढ़ गया यहाँ पे। तिलक को अरेस्ट कर दिया गया, मांडले भेज दिया गया उनको अरेस्ट करके। एंड तिलक जो थे वो कहाँ के थे भाई? तिलक को याद रखना, तिलक जो थे वो नागपुर के थे। एक्सट्रीमिस्ट ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को खो दिया भाई, कांग्रेस कमजोर होने लगा, है ना। तो ये बुरी चीज़ें हैं। बाद में अच्छी चीज़ें क्या हुई? एक्सट्रीमिस्ट ने कांग्रेस को फिर से ज्वाइन किया इन दी लखनऊ सेशन ऑफ 1916 यार। तो लगभग 9 साल बाद लखनऊ पैक्ट के अंदर फिर से सब एक साथ हो गए। पेव दी वे फॉर द गांधीयन मास मूवमेंट इन 1920। इसकी वजह से जब क्या हुआ 1920 में गांधीयन मास मूवमेंट हुए तो यहाँ पे कांग्रेस में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दोनों थे यार। यहाँ पे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो एक्सपेक्ट की बात करें तो सोशल बेस मॉडरेट जो थे वो जनरली अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और जमींदार से मिलके बने हुए थे। बट एक्सट्रीमिस्ट के अंदर जो एजुकेटेड मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास के लोग थे यार। आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन की बात करें तो मॉडरेट जो थे वेस्टर्न लिबरल थॉट्स रखते थे, यूरोपियन हिस्ट्री को देख के अपना कॉन्सेप्ट, अपना आइडियोलॉजी बनाए। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड हिंदू सिम्बल्स पे ध्यान देते थे, इसके ऊपर इनका आइडियोलॉजी, इससे इंस्पायर्ड थे ये। ब्रिटिश का व्यू है ना, व्यू ऑन ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल पे क्या इनका सोचना था, क्या मानना था, क्या, है ना। तो ये मानते थे कि ब्रिटिश जो है एक प्रोविडेंशियल मिशन पे है ना। ब्रिटिश एक तरह से रूल हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मानते थे मॉडरेट्स। बट एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे देखो भाई प्रोविडेंशियल मिशन पे नहीं है, ब्रिटिश जो है एक्सप्लॉइट करने के लिए आए हैं, हमारे फायदे के लिए नहीं आए हैं। पॉलिटिकल अप्रोच की बात करें तो मॉडरेट्स जो थे वो ब्रिटिश क्राउन से लॉयल थे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की मांग करते थे, ज़्यादा इंडियंस को गवर्नमेंट के अंदर ये मानते थे। बट एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो स्वराज भाई, सेल्फ रूल, हमारे देश को हम ही राज करेंगे, आप जाओ यहाँ से, है ना। बिलीव दैट ब्रिटिश रूल मस्ट एंड इन इंडियन प्रोग्रेस, है ना। अगर इंडिया का प्रोग्रेस करना है तो ब्रिटिश रूल रुकना चाहिए, खत्म होना चाहिए, तभी जाके इंडिया प्रोग्रेस कर पाएगा, ऐसा एक्सट्रीमिस्ट मानते थे। मेथड ऑफ स्ट्रगल की बात करें तो मॉडरेट्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का, प्रेयर, पिटिशन एंड रेजोल्यूशन, स्पीचेस, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करते थे मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का, लाइक बाइकॉट, पैसिव रेसिस्टेंस एंड मास एजिटेशन, ठीक है। अभी तक वायलेंस की बात नहीं की है, बट हाँ एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड या बाइकॉट करना है, पैसिव रेसिस्टेंस करना है, मास एजिटेशन करना है, ये सब चीज़ पे मॉडरेट्स विश्वास करते थे। रिवॉल्यूशनरी मिशन में बंदूक का उठाया जाएगा। मास पार्टिसिपेशन कहाँ पे देखने को मिला हमको, है ना। मासेस को जो फेथ था वो किसका था भाई? एक्सट्रीमिस्ट का, है ना। इनकरेज किया सेक्रीफाइस फॉर फ्रीडम, है ना। जो बट जो मॉडरेट्स थे ये एक तरह से एलिट तक लिमिटेड था यार, मासेस की ज़रूरत नहीं है पॉलिटिकल वर्क के लिए, ये ऐसा मानते थे। लेगेसी की बात करें तो जो मॉडरेट्स उन्होंने एक तरह से फाउंडेशन बनाया पॉलिटिकल अवॉकनिंग का, है ना। राजनीतिक जागरूकता लाई। एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने मूवमेंट को एक्सपांड किया, डायरेक्ट एक्शन एंड सेल्फ रूल की तरफ और भी आगे बढ़ाया यार नेशनलिस्ट मूवमेंट को, ठीक है। जिन्होंने बात की और मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट की एंड सूरत स्प्लिट की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की। जो फर्स्ट फेज था वो 1907 से 1917 तक हमको देखने को मिला। एक था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, सेकेंड फेज जो कि हम बोलते हैं यार ड्यूरिंग दी 1920s। तो जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हमको 1907 से 1917 तक बंगाल में देखने को मिले वो कौन कौन से थे? तो एक अनुशीलन समिति बनाई गई यार, जिसको प्रमोथा मित्तर ने यहाँ पे बनाया था। इसके साथ साथ जितेंद्र नाथ बनर्जी, बरिंदर कुमार घोष एंड अदर्स इसके हिस्सा थे। एंड ये फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग की बात करता था। इन्हें फिजिकल एंड मॉरल ट्रेनिंग दी 1907 से 1908 फॉर दी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़।
बंगाल के अंदर अनुशीलन समिति। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें से जो ये रिवॉल्यूशनरी, इस पर क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं भाई, इसमें से जो ये रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन से रीजन का था। तो नोटेबल एक्टिविटीज़ की बात करें तो अनुशीलन समिति ने यहाँ पे युगांतर वीकली, ये ना रिवॉल्यूशनरी वायलेंस के लिए बनाया गया 1906 में। एंड जो सर फुलर थे उसके ऊपर अटैम्प्ट किया गया है ना, बट वो फेल हो गया इनको असासिनेट करने के लिए। जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहाँ पे ईस्टर्न बंगाल्स के, उसको मारने की कोशिश की गई। एंड ऑल्सो ट्रेन डिरेलमेंट यहाँ पे टारगेट किया। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे एंड्रयू फ्रेजर, उसके ट्रेन को यहाँ पे पटरी से गिरा दिया। ये हमने बंगाल के अंदर अनुशीलन समिति की बात की। युगांतर वीकली जो है इट इज़ रिलेटेड टू अनुशीलन समिति 1906 में। नेक्स्ट हम बात करें खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी जो थे, इन्होंने जो जज किंग्सफोर्ड है उसको मारने की अटेम्प्ट किया भाई, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। आउटकम क्या था, जो ब्रिटिश वुमेन किल्ड हो गए। चाकी कमिटेड सुसाइड एंड बोस को क्या कर दिया गया, हैंग कर दिया गया। बारह डेकॉइट्स है ना, 12 डेकॉइट्स की बात करें, दिस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय ढाका अनुशीलन एंड टू फंड एक्टिविटीज़। याद देखो अनुशीलन समिति जो है बंगाल के अंदर है, एंड ढाका जो है वो भी बंगाल में है। इस बंगाल में ढाका अनुशीलन समिति ने ऑर्गेनाइज किया 12 डेकॉइट्स को 1908 में, क्योंकि पैसा चाहिए भाई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसके लिए फंड एक्टिविटीज़ के लिए। एंड जो वाइस रॉय हार्डिंग थे 1912 में, उसके ऊपर अटैक किया, बॉम्ब अटैक बाय रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल इन दिल्ली। जो हार्डिंग थे वो इंजर्ड हो गए बट सर्वाइव यार। जो वाइस रॉय हार्डिंग आए थे उस समय दिल्ली, उसके ऊपर बॉम्ब अटैक किया रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। ये वही रास बिहारी बोस है ना, जो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज एक बनाए ना, तो सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलके, और ये सचिन सान्याल। कन्विक्शन की बात करें तो बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद, अवध बिहारी, ये सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया। एंड जो अटैक था वाइसरॉय हार्डिंग के ऊपर, यहाँ पे जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस था वो हमको देखने को मिला। इसके बाद अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जहाँ पे बरिंद्र घोष एंड अरविंदो घोष, एंड अदर्स जो थे वो यहाँ पे इनको चार्ज किया गया ऑन वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग। वर्डिक्ट क्या था, अरविंदो को एक्विट किया गया है ना, एक्विटेड, इनको निर्दोष साबित कर दिया गया। इसको CR दास ने अरविंदो को यहाँ पे बचाया। एंड बरिंद्र एंड वलास्कर दत्त को सेंटेंस टू डेथ यार, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट बाद में चेंज कर दिया गया, बरिंद्र एंड वलास्कर दत्त। ये अरविंदो घोष बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है यार। नेक्स्ट अनुशीलन समिति की बात की हमने, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की बात की। नेक्स्ट जुगांतर ग्रुप की बात करें तो जुगांतर ग्रुप जो थे इसने रिवाइटलाइज किया अंडर दी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिसको बाघा जतीन बोलते थे। जैसे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, इन्होंने जो इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी थी लाइक जिमरमैन प्लान, उसको यहाँ पे इन्होंने बनाया, बट वो फेल कर गया यार। इंडिया और जर्मनी मिलकर हरा देंगे, ये दोनों कॉमन दुश्मन हैं ब्रिटिश। सो इन्होंने फंड रेस किया वाया टैक्सी कैब एंड बोट डेकॉइट्स। एंड जो फोर्ट विलियम है जो कि कहाँ पे है, कोलकाता में, उसको यहाँ पे सीज करने की कोशिश की और म्यूटनी यहाँ पे इंसाइट करने का है ना, यहाँ पे इन्होंने कोशिश किया यार। तो ये हमने बात की। और बंगाल की नेक्स्ट महाराष्ट्र के अंदर जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थे उसमें हम बात करें रामोसी पीजेंट फोर्स की, जो कि 1879 में बनाया गया था वासुदेव बलवंत फटके के अंदर, रामोसी फोर्स। तो ये अनुशीलन समय में जतीन्द्र नाथ बनर्जी को याद रखना, बरिंद्र कुमार घोष को याद रखना। उसके बाद रामोसी पीजेंट फोर्स में वासुदेव बलवंत फड़के जो थे इन्होंने इसको लेड किया। ये जो रामोसी पीजेंट फोर्स है इसका एम क्या था, टू इंस्टिगेट ऑन आर्म रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन लाइन्स, ठीक है। ब्रिटिश के खिलाफ एक आर्म रिवोल्ट यहाँ पे करना चाहते थे, जो कम्युनिकेशन लाइन्स है उनको तोड़ देंगे हम। एंड इन्होंने डकॉइट्स कर करके जो रामोसी पीजेंट फोर्स है वहाँ पे एक्टिविटीज़ को फंड किया।
प्रीमेच्योरली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश ईयर, ठीक से पैदा होने से पहले ही, मतलब ज़्यादा बड़ा रूप लेने से पहले इसको रामोसी पीजेंट फोर्स को यहाँ पे सप्रेस कर दिया गया। चापेकर बदर एक्शन की बात करें, चापेकर बदर ने 1897 में, जो कि दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर जो भाई थे दोनों, इन्होंने असैसिनेट कर दिया WC रान को, जो कि प्लेग के यहाँ पे कमिश्नर थे पूना के, है ना। एंड ये ब्रिटिश मिसमैनेजमेंट जो था, उन्होंने इसको मोटिवेट किया। एंड जो प्लेग एपिडेमिक आया था 1897, उसको ठीक से मैनेज नहीं किया, इसीलिए चापेकर ब्रदर ने यहाँ पे किसको असैसिनेट कर दिया, WC रान को। एंड खुदीराम बोस ने जज किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की। ये सब चीज़ थोड़े से बैच द कॉलम से क्वेश्चंस आते हैं यार, याद रखना। नाउ अभिनार भारत सोसाइटी की बात करें, फॉर्मेशन जिसको मित्र मेला के नाम से 1899 में अभिनार भारत सोसाइटी के अंदर हमने देखा। सीक्रेट सोसाइटी जो कि ऑर्गेनाइज किसने किया, विनायक दामोदर सावरकर ने, इसके ब्रदर ने। यहाँ पे ये जो अभिनव भारत सोसाइटी है, यहाँ पे विनायक VD सावरकर का नाम आता है। बाद में अभिनव भारत के साथ ये मिल गया, जो मित्र मेला है ना, वो बाद में अभिनव भारत के साथ मिल गया। एंड इंस्पायर्ड बाय मजीनी का जो यंग इटली है, मजीनी जो यंग इटली जो लिखा था, उससे ये इंस्पायर्ड है ना। तो मित्र मेला में विनायक दामोदर सावरकर थे। एंड यहाँ पे ये बाद में अभिनव भारत के साथ मिल गया था। ये सेंट्रल रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का था इन नासिक रीजन, पूना रीजन, बॉम्बे रीजन, एंड बिकेम अ हब फॉर बॉम्ब मेकिंग। ये जो अनुभव अभिनव भारत सोसाइटी है, नाम में समझ आ रहा है, अभिनव भारत, भारत से याद रखना बॉम्ब, सो इट इज रिलेटेड टू बॉम्ब। तो मित्र मेला जो था बाद में अभिनव भारत सोसाइटी के साथ मिल गया, और ये कहाँ पे था भाई, महाराष्ट्र में। तो दो रीजन्स हमारे पास मेन थे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए, एक बंगाल और एक महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं असैसिनेशन ऑफ AMT जैक्सन 1909 में। आनंद लक्ष्मण कन्हरे एंड जो कि अभिनव भारत के एक मेंबर थे, इन्होंने जैक्सन जो कि नासिक के कलेक्टर थे, उसको यहाँ पे असैसिनेट कर दिया। एंड जैक्सन वाज अ ब्रिटिश ऑफिसर यार, एंड ये इनकी आइडियोलॉजीज की वजह से जाने जाते थे, लाइक विनायक दामोदर सावरकर जो कि इसको रिकॉग्नाइज किया एज अ मास्टर माइंड ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। भाई ये जो यहाँ पे असैसिनेशन ऑफ AMT जैक्सन था, उसके अंदर जो कॉन्स्पिरेसी बनाया गया, उसको VD सावरकर जो कि मित्र मेला और अभिनव भारत के मेंबर थे, उनको यहाँ पे इसके मास्टरमाइंड बताया गया। एंड द असैसिनेशन वाज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी टू ओवर द ब्रिटिश रूल यार, क्या ब्रिटिश रूल को हटाने के लिए कॉन्स्पिरेसी बनाया गया था। और लड़ाई झगड़ा की बात हो और बाल गंगाधर तिलक की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, बॉम्बे के थे ये। सो रोल ऑफ बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने प्रोपागेट किया मिलिटेंट नेशनलिज्म को 1890s यार, है ना। जो गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल्स है, उसको पैट्रियोटिक एवोकनिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया। रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को अपने जनरल्स से छापते थे। इनके जनरल्स की बात करें, बाल गंगाधर तिलक मराठी छापते थे, मराठी लैंग्वेज में केसरी और मराठा इन इंग्लिश। देखो एम तो दोनों में आना है भाई, मराठी लैंग्वेज में केसरी और इंग्लिश में मराठा। ये दोनों जो थे वो किसके थे, बाल गंगाधर तिलक के। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों न्यूज़पेपर जो है बाल गंगाधर तिलक के हैं। केसरी जो है ना, ये मराठी के अंदर है और मराठा इंग्लिश में है। नेक्स्ट हम अब्रॉड की बात करें, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो अब्रॉड में हमको देखने को मिले। सो इंडिया हाउस इन लंदन हमको देखने को मिला, जिसको एस्टेब्लिश किसने किया था, इंडिया हाउस इन लंदन को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। एंड दिस इंडिया हाउस इन लंदन जो है, इंडिया हाउस नाम से मतलब भारतीयों का घर लंदन में, इट एक्टेड एज अ हब फॉर इंडियन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड। इन्होंने इंडियन जर्नल्स पब्लिश किए, जिसमें सोशियोलॉजिस्ट है ना, आइडियोलॉजी जो था, पब्लिश द जनरल इंडियन सोशियोलॉजिस्ट टू प्रोपमलगेट और टू प्रोपागेट एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स यार। जो ये जो जनरल पब्लिश किए इन्होंने, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। इंडिया हाउस ने जो जनरल पब्लिश किया, उसका नाम क्या था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, जो कि एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट को प्रोपागेट करता था। एंड हमने बात की अबाउट दी श्याम जी कृष्ण वर्मा की, जिसने इंडियन हाउस ऑफ लंदन को बनाया था। और भी इम्पोर्टेंट इसके मेंबर्स थे, लाइक VD सावरकर, देखो भाई मित्र मेला के साथ एसोसिएटेड है, विनायक दामोदर सावरकर, है ना। अभिनव भारत के साथ एसोसिएटेड है विनायक दामोदर सावरकर। और इन्होंने, है ना, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला, किसको, इंडियन वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस किसको बोला हमारे पास 1957 के वॉर को। लाला हरदयाल एंड मदन लाल धिंगरा, ये सब जो थे इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे भाई। सावरकर महाराष्ट्र अब इधर आ गए क्योंकि इनको भी यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी में यहाँ पे ले लिया गया था ना भाई, कि इनके है ना कि विधायक सावरकर मास्टरमाइंड बोला गया था इसका, जो ये एएमटी जैक्सन के जो असैसिनेशन था उसके रिगार्डिंग। तो इसीलिए ये चले गए अब लंदन, है ना, इंडिया हाउस इन लंदन में अब ये काम करने लगे, है ना। श्याम जी कृष्ण वर्मा जिसके फाउंडर थे, वीडी सावरकर थे इसके अंदर, लाला हरदयाल थे, मदन लाल धिंगरा इसके मेंबर्स थे, किसके, इंडिया हाउस इन लंदन के। इसके बाद जो मदन लाल धिंगरा थे, मदन लाल धिंगरा असैसिनेशन की बात करें तो इन्होंने जो कर्जन ऑफिशियल थे ब्रिटिश, इन्होंने असासिनेट कर दिया ब्रिटिश ऑफिशियल जो कर्जन विली थे लंदन के अंदर, उसको यहाँ पे असासिनेट कर दिया। एंड इनको उसी साल यहाँ पे फांसी भी हो गई भाई, बिकमिंग अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस। मदन लाल धिंगरा ये इंपॉर्टेंट है, ही इज एसोसिएटेड विद द इंडिया हाउस एंड इन्होंने कर्जन विली को यहाँ पे असासिनेट किया। नाउ गदर पार्टी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है यार, 1913 में हमको देखने को मिला, इसको सैन फ्रांसिस्को में ये फाउंडेड हुआ यार। गदर पार्टी सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक है जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड के अंदर। गदर पार्टी में लाला हरदयाल, देखो भाई पहले इंडिया हाउस के साथ एसोसिएटेड, फिर वहाँ से चले गए कहाँ, लंदन से आ गए गदर पार्टी के अंदर, फ्रांसिस्को में आ गए। सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भकना फाउंडेड दी गदर पार्टी इन 1913 इन यूएसए सैन फ्रांसिस्को। एंड इन्होंने गदर न्यूज़पेपर पब्लिश किया यार टू प्रमोट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। गदर पार्टी है तो गदर न्यूज़पेपर पब्लिश करता है। एंड इन्होंने बोला कि हम लड़ाई लड़ेंगे एक हथियारों से, आर्म रिबेलियन, ब्रिटिश रूल को हराएंगे लड़ाई लड़के। एंड ये जो गदर पार्टी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, इसने इन जो कोमागाता मारू इंसिडेंट 1914 में हुआ था उसके अंदर, जहाँ पे इंडियन इमिग्रेंट्स को, है ना, डिनाइड कर दिया गया इनटू एंट्री इन कनाडा, जिसके वजह से क्लैशेस देखने को मिले यार। तो लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भकना ये दो लोग इन्वॉल्व हैं हमारे पास गदर पार्टी के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन पेरिस की बात करें तो पेरिस में कौन है, मैडम बिकाजी कामा, है ना। पेरिस वॉज अ हब फॉर इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, लाइक जो मैडम बिकाजी कामा थे वो यहाँ पे थे। एंड मैडम कामा जो थे एक तरह से अनफोल्ड किया जो फर्स्ट वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, जो कि कहाँ पे, शुटगार्ट कांग्रेस 1907 में जो शुटगार्ट कांग्रेस हुआ था वहाँ पे जो पहला इंडियन फ्लैग कैसे होगा वो बताया इन्होंने। एंड वंदे मातरम जो जनरल है वो जिसने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इंस्पायर किया वो मैडम बिकाजी कामा ने यहाँ पे पेरिस से यहाँ पे ये पब्लिश किया। बर्लिन कमेटी की बात करें तो 1915 में बर्लिन कमेटी बनाया गया। ये जो बर्लिन कमेटी है इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी यार। बर्लिन कमेटी को और किस नाम से जानते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी के नाम से जानते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता और भी बहुत सारे लोगों ने मिलके। एंड ये क्या रखता है, देखो भाई ये जो है ना बर्लिन नाम से समझ जर्मनी के अंदर है, इसने जर्मन सपोर्ट की बात की भाई इंडियन इंडिपेंडेंस में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। एंड ये इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी जिसने एक तरह से रिबेलियन लाया इंडिया के अंदर उसका एक पार्ट था ना। ये जो इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी की हम बार बार बात कर रहे हैं वो है क्या, इन्होंने बोला कि देखो भाई इंडियन रिवॉल्यूशनरीज का एक कोलैबोरेशन है जर्मनी के साथ एंड आयरिश नेशनलिस्ट के साथ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, जिसको लेड किसने किया, रास बिहारी बोस ने, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और भी लोगों ने। तो इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी की बात की तो जो एम था कि जो जर्मन आर्म्स हैं उसको इंडिया लाएं, है ना, इंडिया में लड़ाई लड़ें अंग्रेजों के खिलाफ इसी हथियारों से। बट ये फेल कर गया ड्यू टू ब्रिटिश इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन एंड सप्रेशन। ठीक है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस यहाँ पे घुसे हुए थे, उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि ऐसा ऐसा करने वाले हैं, तो इसकी वजह से ये हार गए यार। तो हमने बात की दी फर्स्ट फेज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो कि 1907 से 1917 तक देखने को मिला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स की हम बात करें तो होम रूल लीग मूवमेंट में क्या हुआ भाई, इट इज़ रिस्पॉन्स टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यार। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो यहाँ पे ये जो होम रूल लीग नाम से समझ आ रहा है हमारे पास सेल्फ गवर्नमेंट को एम में रखते यहाँ पे ये लड़ाई लड़ी गई, है ना। इट इज़ लेड बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट यार एंड सपोर्टेड बाय लीडर्स लाइक जिन्ना खपर्डे
सुब्रमण्यम अय्यर, जो आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट था उससे यहाँ पे ये इंस्पायर्ड था। फैक्टर्स जो कि मूवमेंट की तरफ यहाँ पे आगे बढ़े, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो फैक्टर लीडिंग टू द मूवमेंट, द नीड फॉर पॉपुलर प्रेशर यार, जो कि गवर्नमेंट को अपने कंसेशन देना पड़े, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हमारी मर्जी चाहिए, है ना, और भाई हम इन्वॉल्व हैं तो हमारी बात तो माननी पड़ेगी। मॉडरेट डिल्यूजनिस्टमेंट जो था, मॉडरेट्स का डिल्यूजनमेंट जो था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, मूवमेंट की तरफ जिसकी वजह से मूवमेंट आया भाई, फैक्टर जिसने मूवमेंट को लाया। एक तरह से जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स थे 1909 के, वो डिसअपॉइंटिंग थे। इकोनॉमिक हार्डशिप जो फेस करने पड़े लोगों को, लाइक हाई टैक्सेस, वॉर टाइम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, है ना, जो इम्पैक्ट था वॉर्स ने, जो ब्रिटिश सुपीरियर है, ब्रिटिश सबसे आगे है, उसका जो मिथ था वो ख़त्म कर दिया यार, हारने लगा तब। तिलक लीडरशिप की बात करते हैं, जहाँ पे आफ्टर द रिलीज इन 1914 तिलक को यहाँ पे रिलीज किया गया। इन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात किया और वायलेंट रिबेलियन यार। एनी बेसेंट का जो रोल था, इन्होंने एक्सपांड किया हर मूवमेंट फॉर सेल्फ रूल इन इंडिया। में हम बात करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द लीग की, तो तिलक इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट जो था वो अप्रैल 1916 में स्टार्ट हुआ। कहाँ से? पूना से। इन्होंने कवर किया महाराष्ट्र एक्सेप्ट बॉम्बे, कर्नाटक का कवर किया, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिहार को कवर किया। इन्होंने स्वराज का डिमांड किया, लिंग्विस्टिक स्टेट बनने चाहिए, वर्नाकुलर एजुकेशन, लोकल लैंग्वेज पे एजुकेशन होना चाहिए, ये तिलक का होम रूल लीग मूवमेंट ने डिमांड किया। ये बॉम्बे नहीं आता, बॉम्बे जो है वो एनी बेसेंट के अंदर आता है। सो एनी बेसेंट होम रूल लीग मूवमेंट ये सितंबर 1916 में स्टार्ट हुआ था आफ्टर तिलक। इसका हेडक्वार्टर था मद्रास, ठीक है, एंड इट कवर रेस्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग द बॉम्बे सिटी, ठीक है। बॉम्बे सिटी जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस बिहार को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है उसको एनी बेसिन का जो होम रूल लीग मूवमेंट है वो कवर करता है, जिसमें बॉम्बे भी आता है। इसके 200 से ज़्यादा ब्रांचेस थे की फिगर्स में यहाँ पे हम बात करते हैं जॉर्ज अरुंडेल की, BW वादिया की, CP रामास्वामी अय्यर की, ये सब जो थे इसके इम्पोर्टेंट फिगर्स जो कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग मूवमेंट के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड थे। पॉजिटिव आउटकम क्या आया होम रूल लीग मूवमेंट का? इसमें शिफ्ट किया फ्रॉम एलिट टू दी मासेस। जो पहले जो मूवमेंट्स थे वो सिर्फ एलिट्स के ऊपर एलिट्स पे रेस्ट्रिक्टेड थे, बट वो मासेस तक आया। पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग दी होम रूल लीग मूवमेंट यार। टाउन्स एंड विलेजेस को एक दूसरे से जोड़ा, है ना, ग्रास रूट मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया। जो फ्यूचर लीडर्स थे, नेक्स्ट जनरेशन नेशनलिस्ट, वो इनसे इंस्पायर्ड हुए। गांधीयन पॉलिटिक्स के लिए लोगों को प्रिपेयर किया, लाइक फॉर एग्जांपल इन 1920s यहाँ पे हमको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इन 1930s सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो दिखा, जो मिला, उसमें यहाँ पे लोगों इसके लिए प्रिपेयर्ड हुए। एंड रिफॉर्म्स की तरफ धक्का दिया भाई अंग्रेजों को। जो अगस्त हमारे पास 1917 जो मॉन्टेगो डिक्लेरेशन आया वो भी इसका ही कारण था कि इसकी वजह से आया। कांग्रेस रिवाइव्ड हुआ, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट एक तरह से जुड़ गए, रीयूनियन इनका हुआ, रीयूनाइट हुए इन लखनऊ सेशन ऑफ 1916 यार, है ना। एक अर्जेंसी दिया नेशनल मूवमेंट को, है ना। ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर स्ट्रगल ये होम रूल लीग ने बनाया। तो की डेवलपमेंट्स की बात करें ड्यूरिंग दी होम रूल लीग मूवमेंट, तो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट यूनाइटेड इन दी कांग्रेस इन 1916 ऑफ द लखनऊ सेशन यार। जो कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट हुआ, जहाँ पे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जो कॉमन डिमांड था दोनों का, है ना, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का, वो क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट। इलेक्ट्रेट जो थे, सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स जो थे, उसको एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने। 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात की इन्होंने लेजिस्लेचर में। एंड माइनॉरिटी राइट्स को सेफ गार्ड करेंगे ये बोला। इक्वल स्टेटस देंगे हर कम्युनिटीज़ को, ये बोला भाई कांग्रेस ने, है ना। एंड फर्स्ट टाइम कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने एक साथ काम किया फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन दी होम रूल लीग। लखनऊ सेशन की बात करें ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था भाई। प्रिसाइड किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है। लखनऊ सेशन और सूरत सेशन, सूरत सेशन को प्रिसाइड किया था किसने? जो सूरत सेशन था उसको यहाँ पे रास बिहारी घोष ने प्रिसाइड किया था यार। फैक्टर लीडिंग टू दिस सेशन की क्या? लखनऊ सेशन क्यों हुआ भाई? जो फेलियर था मॉन्टेगो रिफॉर्म्स का, मॉडल रिफॉर्म्स का 1909 में जो आए थे, कोई पावर्स नहीं मिले इंडियन को, उसकी वजह से यहाँ पे ये सेशन देखने को मिला। एंड जो होम रूल लीग मूवमेंट का राइज था उसने स्ट्रेंथन किया नेशनलिस्ट फीवर को। कॉमन डिसकंटेंट या ब्रिटिश पॉलिसीज जो थे वर्ल्ड वॉर के समय, हाई टैक्सेस लाइक फोर्स रिक्रूटमेंट, उसके वजह से जो हिंदू और मुस्लिम लीग दोनों यहाँ पे
कांग्रेस और मुस्लिम दोनों यहाँ पे नाराज़ थे। फ्रस्ट्रेशन जो था, मॉडरेट डिल्यूजनमेंट, वो एक कारण था। एक्सट्रीमिस्ट जो रिटर्न है, लाइक बाल गंगाधर तिलक जो थे वो रीजॉइन किया उन्होंने कांग्रेस के बाद, अब जेल से निकलने के बाद। कांग्रेस लीग यूनिटी की बात करें तो नीड फॉर अ हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, इनको समझ आया भाई। एंड लिमिटेशन एंड लेटर डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो शॉर्ट लिव था। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन चेंज द डायनामिक्स यार। मुस्लिम लीग लेटर ड्रिफ्टेड अवे, बाद में मुस्लिम लीग बाहर चला गया है ना। डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी ग्रीव, नहीं तो शुरुआत में तो एक ही साथ से कांग्रेस ने रिजेक्ट किया जो सेपरेट इलेक्टोरेट का, है ना, जिसकी वजह से फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। शुरुआत में तो एक्सेप्ट किया, बाद में यहाँ पे दूर चले गए। तो ये हमने बात की अबाउट दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स की।